लाइव दिखा रहा है। जी आप विजिबल है मैम। स्वागत मैडम। मैं फोन काट रहा हूँ। ठीक। स्वागत। ठीक। नमस्कार दोस्तों, मैं नीलम राकेश आज आपको कहानी सुनाने आई हूँ। श्री त्रिलोकनाथ पांडे जी के अनुरोध पर और उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं आप सबके साथ रूबरू होकर ये कहानी सुना सकूँ। मेरी इस प्रथम कहानी का शीर्षक है जल उठे दीप। जलज कमरे में रोबदार आवाज गूंजी। जी पापा, हड़बड़ाया हुआ सा जलज पिता के सामने आकर खड़ा हो गया। माँ भी हड़बड़ाकर हाथ का काम छोड़कर वहीं आ खड़ी हुई। आज सुबह ही जलज को पिताजी से बहुत डांट खानी पड़ी थी। उसने गांव न जाने की जिद जो पकड़ रखी थी। जलज की रोई रोई लाल आंखों को देखते हुए पिता ने कड़क आवाज में पूछा, तुम्हारी पैकिंग हो गई? सिर हिलाते हुए जलज बोला, हाँ हो गई। ठीक है, कहते हुए पिताजी ने बेटे की ओर एक पैकेट बढ़ाया और बोले, ये तुम्हारी पसंद की जलेबी है, लो रख लो, खा लेना। और दूसरे हाथ में पकड़ा झोला पत्नी की ओर बढ़ाया और साथ में बोले, ये गांव के लिए है, कुछ सामान रख लेना, 2 घंटे में निकलना है। ठीक है, सर हिलाती हुई माँ बोली। पिता के अंदर जाने के बाद जलज टुकुर टुकुर माँ की ओर देखने लगा। बेटे के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए माँ बोली, बेटा, पापा तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। तुम्हारे मना करने के कारण ही देखो हम लोग कभी भी किसी त्योहार पर गांव नहीं गए। पर इस बार दादी का माँ मैं पैकिंग कर चुका हूँ, मुझे कोई भाषण नहीं सुनना, कहता हुआ जलज पैर पटकता हुआ अपने कमरे में चला गया। सुबह ट्रेन एक छोटे से स्टेशन पर रुकी तो माता पिता के साथ जलज ट्रेन से उतरकर प्लेटफॉर्म पर आ गया। सामने खड़े मलय चाचा पर नजर पड़ते ही जलज का चेहरा खिल उठा। मलय चाचा उसे बहुत प्यार करते हैं। जब भी शहर आते हैं उसे मॉल घुमाने ले जाते हैं और उसकी पसंद की सब चीजें दिला देते हैं। स्टेशन के बाहर खड़ा एक ट्रैक्टर खड़ा था। चाचा ने सारा सामान पापा की मदद से उस पर रखा और सब लोग ट्रैक्टर में बैठ गए। ट्रैक्टर को चाचा ही चला रहे थे। जलज के लिए यह बिल्कुल नया अनुभव था। वह दूर दूर तक फैले खेतों को मुक्त भाव से निहार रहा था। कितने पेड़, कितने ढेर सारे पेड़, कितने पौधे, कितनी हरियाली। उसका मन इस नए अनुभव की खुशी में झूम रहा था। पापा जाने किसके किसके बारे में चाचा से पूछे जा रहे थे। अचानक जलज बोला, चाचा चाचा, ये पौधे किस चीज के हैं? इतने सारे, हर तरफ यही दिखाई दे रहे हैं। चाचा मुस्कुराए और बोले, बेटा, ये धान का खेत है। धान? चाचा, धान क्या होता है? अरे जलज, तुम चावल खाते हो ना? हाँ हाँ चाचा, चावल तो मुझे बहुत पसंद है, चहकता हुआ जलज बोला। इन धान के दानों को ही कूटकर उसमें से चावल के दाने निकाले जाते हैं। तुम्हें खेत पर ले जाकर मैं दिखाऊंगा, प्यार से मल्ले चाचा बोले। अचंभित सा जलज पुनः खेतों को देखने लगा। उनका ट्रैक्टर एक बड़े से आहते में आकर ठहर गया। उतरो बेटा, यही तुम्हारा घर है, कहते हुए चाचा ने उसे गोद में उठाकर उतार लिया। जलज आश्चर्य से देख रहा था। जैसा उसने सोचा था वैसा तो यहाँ कुछ भी नहीं था। इतना बड़ा घर, और वो भी पक्का। फिर ये गांव का घर कैसे हुआ? इन्हीं सोच विचार में डूबा वो कब दादी के पास पहुंच गया, जान ही नहीं पाया। मेरा बिटुआ, कहती हुई दादी उसे छू छू कर देख रही थी। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी उसने देखा मम्मी पापा दादी के पैर छू रहे हैं। उसने जल्दी से दादी के पैर छू लिए। जुग जुग जियो मेरे लाल। राधिका बहू, तुमने मेरे पोते को अच्छे संस्कार दिए हैं, मैं बहुत खुश हूँ। कहते हुए उन्होंने प्यार भरा हाथ
माँ के सिर पर रख दिया। जलज बेटा, मैं तेरा सबसे परिचय करा दूं, कहते हुए मलय चाचा अपने बेटे मोहन की ओर देखा और बोले, ये मोहन है और ये तेरी दीदी और मेरी लाडली महक। उसी समय एक ट्रे में कुछ कप और एक गिलास लिए हुए चाची ने कमरे में प्रवेश करा और बोली, और बेटा मैं जलज, मैं तेरी चाची। अब फटाफट ये बादाम वाला दूध उठा लो, ये मैंने खास तुम्हारे लिए बनाया है। जलज ने आगे बढ़कर चाची का भी पैर छू लिया। माँ की आंखों में प्रशंसा के भाव वह पढ़ सकता था। जलज, तुम थके तो नहीं हो? मोहन ने पूछा। नहीं भैया, थकूंगा क्यों? चल फिर बाहर चलते हैं, बहुत सारे दोस्त आए हैं तुमसे मिलने। मुझसे? भैया, मैं तो यहाँ किसी को जानता भी नहीं, भोलेपन से जलज ने पूछा। हाँ, पर सब तुझे जानते हैं और कब से तेरा इंतजार कर रहे हैं, मोहन उसका हाथ पकड़ता हुआ बोला। कुछ ही पलों में इतने सारे दोस्त बन गए थे कि जलज को लग ही नहीं रहा था कि वो यहाँ पहली बार आया है। पूरे गांव में कोई बुआ तो कोई चाचा, कोई चाची, कोई दीदी, कोई भैया, बहुत सारी दादी। वह जिस घर गया वहां बहुत प्यार और चाव से उसे कुछ न कुछ खिलाया गया। उसका रोम रोम प्रसन्नता से खिला हुआ था। जलज पहली बार गांव आया था, इसलिए बच्चे उसे गांव का तालाब, कुआं, नहर सब दिखाकर लाए। उसने खुद से हैंडपंप से पानी निकाला, कुएं से एक बाल्टी पानी खींचा। उसे बहुत मजा आया। जो सब्जियां उसने हमेशा ठेले पर देखी थी, पहली बार वो पौधों में उगती देखी। उसे आज पहली बार पता चला कि लौकी और तरोई पौधों में नहीं, बेल में उगते हैं। और करेला, अरे वो कितना कड़वा होता है, पर उसकी बेल इतनी सुंदर। वो तो देखता ही रह गया। इस दुनिया से उसका यह पहला परिचय था और जलज बहुत खुश था। शाम को जब वह दादी के घर पहुंचा तो चाची और मम्मी आंगन में रंगोली बना रही थी। माँ माँ, यहाँ हर घर में दीवार पर गेरू से इतनी सुंदर रंगोली बनी हुई है और हर घर के आंगन में आटे और हल्दी से रंगोली बनी है। अरे हाँ, एकदम ऐसी ही तो जैसी आप लोग बना रही हैं, चहकता हुआ जलज बोला। ये दिवाली की पूजा की रंगोली है बेटा, यहीं पर पूजा होगी। अब नए कपड़े पहनकर तैयार हो जाओ, चाची बोली। माँ ने पूछा, तुम खाने के टाइम पर नहीं आए, कुछ खाओगे क्या? अरे माँ, खाने का तो नाम ही मत लीजिए, इतना खिलाया सबने कि अब तो पेट ही फट जाएगा। सिर हिलाता हुआ जलज अपने पेट पर हाथ रखकर बोला। माँ और चाची के चेहरे पर मुस्कान तैर गई। सबने मिलकर लक्ष्मी पूजा की। फिर दादी बोली, अब तुम लोग सारे दीप जला दो। उसने देखा पूरा घर मिट्टी के दीपों से सजा हुआ था, बस उसे जलाना था। सबने मिलकर दीप जला दिए। पूरा घर दीपों की रोशनी से नहा गया। जलज ने पलटकर घर और गांव की ओर देखा तो पूरा गांव भी मिट्टी के दीपों की रोशनी से दिप दिप कर रहा था। सब लोग मिठाई पटाखे लेकर चौपाल में एकत्र हो गए थे। सभी वहां सबने मिलकर पटाखे जलाए, मिठाई खाई, गले मिले। बहुत सारे बच्चों ने डांस भी किया। जलज के लिए ये एक यादगार दिवाली थी। एक दिन बाद वापसी का दिन भी आ गया, परंतु महक दीदी जाने क्या क्या तैयारी करने में लगी हुई थी। पूजा करके महक दीदी ने दोनों भाइयों को कुर्सी पर बैठाया और बोली, ये भाई दूज की पूजा थी। उन्होंने जलज के सिर पर रुमाल रखा और उसके माथे पर तिलक करके उसे चना और मिठाई खिलाई। जलज कुछ बोल तो नहीं पाया, पर उसके अंदर बहन के लिए स्नेह का दरिया फूट पड़ा। उसने उठकर बड़ी बहन का पैर छू लिया। महक ने उसे गले से लगाया। पूरा गांव उन्हें विदा करने उनके दरवाजे पर खड़ा था। अपने इन नए दोस्तों से बिछड़ते हुए आज जलज का मन भारी था। डबडबाई आंखों के साथ सबका आशीर्वाद लेकर जलज ट्रैक्टर में बैठ गया। जैसे ही ट्रैक्टर गांव के बाहर आया, जलज धीरे से बोला, पापा मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं बहुत गलत था। ये मेरे जीवन की सबसे अच्छी दिवाली थी। अब हम हर साल दिवाली यहीं मनाएंगे। बेटे के सिर पर स्नेह से हाथ फेरते हुए पिता की आंखें भी डबडबा आई थी। ये थी मेरी पहली कहानी, जो एक बच्चे के नए अनुभव के बारे में थी। और अब एक दूसरी कहानी। कुछ बच्चों को पसंद होते हैं पेड़ पौधे, पक्षी, तो कुछ
उनके बारे में। जैसे बच्चे लोग, आप लोग बात बात पे झगड़ा करते हैं ना, बस वैसे ही एक नीम और आम का के झगड़े के बारे में। और इस कहानी का नाम भी मैंने रखा है तू तू मैं मैं। बेचारी घास इस तू तू मैं मैं से तंग आ चुकी थी। जब देखो तब उसके दोनों मित्र आपस में झगड़ने लगते थे। और ये एक दिन की बात तो थी नहीं। जब वे दोनों नन्हे से पौधे थे तब से ही उनकी मैं बड़ा हूं मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं मैं बड़ा हूं की लड़ाई चली आ रही थी। बेचारी घास कभी नीम को समझाती तो कभी आम को। उसके तो दोनों ही मित्र थे। तीनों आपस में खूब बतलाते रहते, पर जब देखो तब तो दोस्त भिड़ जाते आपस में। जैसे जैसे ये पौधे वृक्ष का रूप लेने लगे, नीम में थोड़ी थोड़ी सी गंभीरता आने लगी, लेकिन आम का अल्हड़पन बना रहा। एक दिन एक बच्चे ने खेलते हुए नीम की पत्ती उठाकर मुंह में रख ली। और फिर क्या था, बहुत बहुत गंदा सा मुंह बनाकर बोला और सारी पत्ती बाहर थूकते हुए बोला, छी, कितना कड़वा है ये नीम। अरे बस वो दिन था कि आम को तो मसाला ही मिल गया। अब वो हमेशा उसे कड़वा नीम ही कहने लगा। इस बार जब बसंत आने पर आम के पेड़ बौर से लद गया। बौर की मीठी मीठी गंध चारों ओर फैली रहती। आम अपने इस नए रूप पर स्वयं ही मोहित था। ढेर सारे कीट पतंगे, तितली, भौरे, पक्षी उसकी ओर आकर्षित होने लगे थे। आम अपने भाग पर इतरा रहा था। साथ ही नीम को बात बात पर चिढ़ाने भी लगा था। बेचारा नीम क्या करता, मन मारकर चुप ही रहता था। घास ये सब कुछ देख रही थी। उसे आम का व्यवहार नीम के प्रति बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए वो वैसे भी घास बहुत शांति पसंद थी। वो आम को समझाने लगी, देखो मित्र, तुम्हारा व्यवहार नीम भाई के प्रति बिल्कुल अच्छा नहीं है। किसी का अपमान करना गलत बात है। आम अपनी बौर लगी डाल को हिलाता हुआ बोला, मैं कुछ गलत तो नहीं कह रहा हूं, कड़वे को कड़वा ही तो बोल रहा हूं। देखो, बड़ा तो वही है जो बड़कपन दिखाए, घास बोली। फिर हमारा तो बचपन का साथ है नीम भाई, तुम्हारा भी भाई है। घास ने आम को फिर से समझाया। भाई? आम जोर जोर से हंसा, फिर बोला, तुम मूर्खों जैसी बात क्यों कर रही हो घास बहन? कहाँ महकता खूबसूरत मैं, और कहाँ वो कड़वा नीम। हमारी कैसी बराबरी? घास शांत स्वर में बोली, मित्र, इतना घमंड ठीक नहीं है। अपने मित्र नीम में भी कुछ ना कुछ खूबी तो जरूरी होगी, तभी तो दुनिया में इतने ढेर सारे नीम के पेड़ हैं। अगर ऐसा ना होता तो माली काका ने कब का उसे पैदा होते ही नष्ट कर दिया होता। बस हमें अब उसके गुणों के बारे में पता नहीं है। हम लोग एक ही स्थान पर रहते हैं ना, इसीलिए हमारी जानकारी अभी कम है। तुम्हें भी तो देखो सब खूबियां कहाँ पता थी। ऐसे ही एक दिन हमें नीम की खूबियों का भी पता चल जाएगा। आम ऐठकर बोला, अपना भाषण बंद करो घास। अगर होगी नीम में गुण तभी तो पता चलेगी, तभी तो वो सब सामने आएगी, और जब आएगी तो मैं मान लूंगा। कुछ दिन यूं ही और बीत गए। आम की बौर नन्ही नन्ही अम्मियों में बदलने लगी। ये अम्मियां जैसे जैसे बड़ी हो रही थी, आम के नीचे बच्चों का जमघट बढ़ने लगा था, साथ ही आम का इतराना भी। एक दिन आम का वृक्ष नीम को सुनाते हुए बोला, क्यों घास बहन, अब तुम्हें समझ आया कौन बड़ा है? देखो, इतने बच्चे मेरे इर्द गिर्द मंडराते रहते हैं और नीम की ओर मुड़कर भी नहीं देखते। न घास कुछ बोली, न ही नीम, परंतु आम की ये खुशी ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकी, क्योंकि अंबियों के थोड़ा बड़ा होते ही बच्चे पत्थर उठा उठाकर आम पर निशाना लगाने लगे। घायल आम कराह उठा, पर इन शैतानों से बचने का उसके पास कोई तरीका नहीं था। ये फल तो उसके लिए मुसीबत बन गए थे। जिन बच्चों को देखकर आम गर्व से तन जाता था, अब उन्हें देखकर डर से कांपने लगता। उस दिन बाल टोली में ने जी भर कर निशानेबाजी की थी और ढेर सारे आम तोड़कर लॉन में बैठकर खा रहे थे। वे अपनी सफलता पर बहुत खुश थे। बेचारा घायल आम अपने दर्द से करा रहा था।
तभी घर के मालिक मेरा साहब गाड़ी से आए उतरे और सीधे लॉन में अपनी बिटिया और उसके दोस्तों के पास ही आ गए। मेरा जी स्नेह से बोले, अच्छा तो बच्चे लोग कच्चे आम खा रहे हैं। उसी समय माली काका वहां आ गए और बोले, साहब ये बच्चे बिल्कुल नहीं सुनते हैं, रोज कच्चे आम तोड़ तोड़ कर खाते हैं, पकने तक तो एक भी नहीं बचेगा। मेरा साहब ने सिर हिलाया और बच्चों से पूछा, क्यों भाई बच्चा लोग, आप लोगों को पके आम नहीं खाना है क्या? उनकी बिटिया चारू झट से बोली, पापा हमें तो कच्चा और पक्का दोनों ही आम खाने हैं, आपने एक ही आम का पेड़ क्यों लगाया? जलज कैसे पीछे रहता, झट से बोला, अंकल आप इस नीम को कटाकर यहाँ दूसरा आम का पेड़ लगा दीजिए, फिर आम ही आम होंगे, हम खूब आम खाएंगे। ये सुनना था कि आम का सारा दर्द जैसे गायब हो गया। वो गर्व से तन गया और नीम से बोला, महाशय जरा ध्यान से इन लोगों की बात सुन लीजिए। मेरा जी ने सब बच्चों की ओर देखा और बोले, लगता है आप लोग नीम के बारे में कुछ नहीं जानते, कोई बच्चा नीम के बारे में कुछ बता सकता है क्या? गीतिका जल्दी से बोली, अंकल नीम की डाल पर झूला डालकर झूला झूलते हैं, बहुत मजा आता है। हाँ बेटा सही कह रही हो, ये भी उसका एक उपयोग है, लेकिन नीम का महत्व तो उसके गुणों के कारण है। गुण? क्या नीम में गुण होते हैं? एक साथ कई बच्चों ने प्रश्न किया। अरे बेटा, नीम तो पूरा गुणों की खान है, इसकी तो एक एक चीज गुणों से भरी हुई है। मेरा जी बोले, गुणों की खान? बच्चों ने अविश्वास से दोहराया। मेरा जी मुस्कुराकर बोले, नीम को जानते हो हकीम भी कहते हैं। चारू बोली, पापा हकीम माने तो डॉक्टर होता है, जैसे आप, फिर ये नीम डॉक्टर कैसे हो सकता है? अब तो नीम के साथ साथ घास और आम भी पूरे मनोयोग से इस वार्ता को सुन रहे थे। चारू के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए मेरा जी बोले, चारू जब शरीर पर फोड़ा फुंसी कुछ भी ऐसा हो जाता है तो नीम की पत्ती को पीस कर लगाने से फायदा होता है। नीम की पत्ती को उबालकर ठंडा पानी करके नहाने से त्वचा में कांति आती है, आपकी स्किन चमकने लगती है और बालों से रूसी भी चली जाती है। अच्छा, गीतिका के मुंह से निकला। यही नहीं बेटा, नीम की पतली टहनियों को दातुन के लिए भी प्रयोग किया जाता है, उससे दांत बहुत मजबूत रहते हैं। ये किसी भी टूथब्रश और मंजन से बेहतर माना जाता है। और नीम का तना, वो भी बेकार नहीं है, उसकी जो छाल है ना, उसको पीस कर लगाने से चोट ठीक हो जाती है। चारू बोली, फिर तो पापा ये नीम सच में डॉक्टर है। हाँ चारू, अब तो नीम से बहुत सी दवाइयों का भी निर्माण होने लगा है, बहुत सी दवाइयाँ बनाई जाती है नीम के अलग अलग चीज़ों से। यह बहुत ही अच्छा एंटीसेप्टिक माना जाता है और इसके अतिरिक्त इसकी लकड़ी फर्नीचर बनाने के भी काम में आती है। बच्चों ने आदर के साथ नीम को ऊपर से नीचे तक देखा। फिर तो यह नीम बहुत ही उपयोगी पेड़ हुआ। वे सिर हिलाते हुए बोले। मेरा जी मुस्कुरा कर बोले, बच्चों नीम के बारे में एक बड़ी ही प्रचलित कहानी है, सुनोगे तुम सब? हाँ, संवेद सर गूंज उठा। अच्छा तो सुनो। एक गांव में एक आदमी रहता था, उस बेचारे के पूरे शरीर में ढेर सारे दाने ही दाने हो गए थे। बहुत इलाज कराया पर कोई फायदा नहीं हो रहा था। उसका किसी भी दवा से उसका दाने जा ही नहीं रहे थे। फिर किसी ने उसे एक तपस्वी सिद्ध पुरुष के बारे में बताया, तो बहुत दूर किसी नदी के किनारे कुटिया में रहते थे। बेचारा इतना परेशान था कि एक माह की पैदल यात्रा करके, एक माह माने एक महीने पैदल 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 चलकर वो उनके पास पहुंच गया। सिद्ध पुरुष ने उसे देखा और बोले, तुम आराम से अपने घर वापस जाओ, बस इतना ध्यान रखना कि तुम पूरे रास्ते सिर्फ और सिर्फ नीम के नीचे ही आराम करोगे और हर रात तुम केवल और केवल नीम के नीचे ही बिताओगे, बिल्कुल पक्का। उस आदमी ने वैसा ही किया। जानते हो बच्चों, जब एक महीने बाद वो गांव में पहुंचा तो बिना किसी दवा, बिना किसी मलहम के, सिर्फ नीम के पेड़ की हवा के सहारे ही
उसके सारे दाने ठीक हो गए थे। क्या? सभी बच्चों का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया था। मीरा जी मुस्कुराकर बोली, हाँ बेटा, ऐसे ही गुणों से भरपूर है ये नीम। बस स्वाद में कड़वा है, पर गुणों में बहुत बहुत मीठा है ये हमारा नीम। नीम का बखान करते करते मेरा जी बच्चों समेत घर के अंदर चले गए थे। आश्चर्यचकित तो नीम, आम और घास भी थे। घास ने आम से पूछा, क्यों मित्र, अब तो तुम्हें नीम के गुणों का ज्ञान हो गया है, क्यों शर्मिंदा कर रही हो बहन? मैं तो नजरें ही नहीं उठा पा रहा हूँ। मैं अपने घमंड में चूर होकर बहुत बड़ी गलती कर रहा था। माफी भी किस मुंह से मांगू? आम नजरें झुकाकर बोला। नीम बीच में ही बोल पड़ा, माफी को छोड़ो, जो भूल को सुधार ले उसे भूला नहीं कहते। फिर हम दोनों तो भाई भाई हैं, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा। आम ने नजर उठाकर नीम की ओर देखा और तीनों मित्र खुशी से झूम उठे। अब तीनों के चेहरे पर प्रसन्नता की मुस्कान थी। तो बच्चों, देखा कैसे दोस्ती हो गई और कैसे पता न होने की वजह से आम को अपने बारे में घमंड हो गया था। तो अब एक कहानी आपको और सुना दे। सुनना है? मेरी इस कहानी का शीर्षक है बगिया के फूल। गणित की क्लास अभी अभी समाप्त हुई थी। दूसरी टीचर अभी क्लास में नहीं आई थी। पूरी कक्षा बच्चों के शोर से गूंज रही थी। लगता था ढेर सारी चिड़िया एक कमरे में बंद कर दी गई और वे सारी की सारी चहक रही। तभी टीचर ने कक्षा में प्रवेश किया। बच्चे हड़बड़ाकर अपनी अपनी जगह पर आ गए और जल्दी जल्दी से अपनी कॉपी निकालने लगे। टीचर के पीछे पीछे प्रिंसिपल मैडम भी आई थी। उनके साथ एक गोल मटोल सा प्यारा सा बच्चा भी था, जिसके कंधे पर मैडम हाथ रखे हुए थी। गुड मॉर्निंग मैम, बच्चों का संवेद स्वर गूंजा। गुड मॉर्निंग, बैठिए आप सब, प्रिंसिपल बड़ी ही मुस्कान के साथ बोली। बच्चे बिना आवाज करे बैठ गए। वे चकित थे, प्रिंसिपल मैम को देख रहे थे। ऐसा बहुत कम होता था जब प्रिंसिपल मैडम इस तरह किसी कक्षा में जाती हो। प्रिंसिपल रीटा मैम ने सब बच्चों की ओर सरसरी निगाह से देखा और बोली, बच्चों, आज मैं आपके इस नए साथी का परिचय कराने आपकी क्लास में आई हूँ। कक्षा में सन्नाटा छाया रहा। रीटा मैम आगे बोली, ये प्रकाश है, आपका नया दोस्त। आज ही इसका एडमिशन हुआ है। ये जिस स्कूल में आज तक पढ़ रहा था, उसके प्रिंसिपल ने इसे आपके स्कूल में भेजा है आगे पढ़ने के लिए, क्योंकि ये अपने स्कूल का सबसे तेज और सबसे होनहार बच्चा है। ये बहुत होशियार है। सारे बच्चों ने ताली बजाकर नए बच्चे का स्वागत किया। पूरी कक्षा ताली की गड़गड़ाहट से गूंज उठी। नन्हे प्रकाश के चेहरे पर मुस्कान तैर उठी। रीटा मैम के साथ साथ क्लास टीचर भी मुस्कुराने लगी। रीटा मैम ही आगे बोली, बच्चों, आपका ये साथी विशेष बच्चा है। ये बोल सुन नहीं सकता, पर पढ़ाई में बहुत होशियार है। बच्चे आश्चर्य से कभी मैम को देखते, कभी प्रकाश को। मुझे खुशी हुई जब आपने ताली बजाकर अपने नन्हे साथी का स्वागत करा। और आपने देखा होगा कि प्रकाश ने चाहे आपकी ताली की आवाज ना सुनी हो, पर उसके वेलकम का, उसके स्वागत का जो भाव आपका था, वो प्रकाश तक पहुंच गया। मतलब प्रकाश आपके इशारों को समझेगा। मुझे उम्मीद है आप सब प्रकाश से दोस्ती करेंगे। यस मैम, हम प्रकाश से दोस्ती करेंगे, संवेद स्वर कक्षा में फिर गूंज उठा। रीटा मैम प्रकाश की ओर घूमी और अपने दाहिने हाथ की अंगुली पूरी कक्षा में बैठे बच्चों की ओर एक सिरे से दूसरे सिरे तक घुमाकर, और फिर उन्होंने अपनी हथेली को हाथ जोड़कर जोर से हिलाया। प्रकाश के साथ साथ बच्चों को भी दोस्ती का ये इशारा समझ में आ रहा था। प्रकाश ने अपना दाहिने हाथ का अंगूठा ऊपर उठाया और मुस्कुरा दिया।
रीटा मैम फिर से कक्षा की ओर घूमी और बोली, बच्चों, प्रकाश इशारों के अतिरिक्त आपके होठों के हिलने से भी आपकी बात को समझ पाता है। बच्चे आंखें फाड़े प्रिंसिपल मैम को देख रहे थे और कभी कभी प्रकाश को भी। बच्चों, क्लास की प्रथम पंक्ति में बैठे बच्चों से मैं अनुरोध करना चाहती हूँ कि आप में से कोई एक बच्चा अपनी सीट प्रकाश को दे दे, क्योंकि आगे की सीट पर बैठने से प्रकाश को टीचर के बोलने पर उनके ओठों को देखने का और देखकर उनकी बात को समझने में मदद मिलेगी। अब प्रिंसिपल आगे बैठे बच्चों की ओर देख रही थी। रोली खड़े होकर बोली, मैम, मैं पीछे चली जाऊंगी। थैंक यू बेटा, एक दूसरे की मदद करना बहुत अच्छी बात है, शाबाश। खुश होकर रीटा मैम बोली। क्लास टीचर अंजलि मैम ने एक और इशारा किया, रोली तुम उस वाली सीट पर चली जाओ। प्रकाश को प्रथम पंक्ति में बैठाकर रीटा मैम चली गई और अंजलि मैम पढ़ाने लगी। भोजनावकाश यानी कि ब्रेक की घंटी बजते ही कुछ बच्चे टिफिन उठाकर बाहर भागे, कुछ कौतूहलवश प्रकाश के पास आकर खड़े हो गए। प्रकाश ने मुस्कुराकर सबकी ओर देखा। मोहित ने पूछा, तुम बिल्कुल नहीं सुन सकते? प्रकाश अपना हाथ कान के पास ले गया और हिलाने लगा। ओह, मोहित बोला। प्रकाश मोहित को अपलक देख रहा था। उसी समय रोली अपना टिफिन लेकर वहां गई और टिफिन दिखाकर बोली, प्रकाश, तुम्हारा टिफिन कहाँ है? प्रकाश मुस्कुराया और बैग में से टिफिन निकालकर रोली को दिखाया। दोनों मुस्कुराए। चलो बाहर चलकर खाते हैं, कहते हुए रोली ने बाहर की ओर इशारा करा। मोहित चकित सा देख रहा था। प्रकाश सारी बात समझ रहा था। 4-5 बच्चों की ये टोली बाहर जाकर पेड़ के नीचे बैठकर खाने लगी। सभी एक दूसरे के टिफिन से खा रहे थे। प्रकाश अब खुश दिखाई दे रहा था। सब वापस कक्षा की ओर आने लगे। क्लास के बाहर तपन ने प्रकाश का हाथ पकड़ा और बाहर की ओर इशारा किया। प्रकाश उसके साथ चला गया। थोड़ी देर में टिफिन समाप्त होने की घंटी बज गई। सब क्लास में आ चुके थे, परंतु प्रकाश के साथ साथ तपन और योगेश भी वापस नहीं आए थे। बच्चे बार बार बाहर की ओर देख रहे थे। उसी समय सिंह सर ने क्लास में प्रवेश किया। उनके साथ प्रकाश था और उसके पीछे तपन और योगेश भी थे। प्रकाश की आंखें नम थी। बैठो प्रकाश, सर ने प्रकाश के सिर पर हाथ फेरा और प्रकाश के बैठते ही बोले, तुम दोनों, तपन और योगेश, क्लास के पीछे दीवार के पास जाकर खड़े हो। सॉरी सर, दोनों एक साथ बोले। मेरे पूरे पीरियड में तुम लोग वहीं खड़े रहोगे। आज के तुम्हारे घटिया व्यवहार के लिए यही सजा है तुम्हारी, सर गुस्से से बोले। सॉरी सर, दोनों फिर से बोले। हाँ, सॉरी तो तुम्हें होना ही चाहिए, बल्कि सॉरी तुम्हें अंदर से महसूस करना चाहिए, पर तुम्हारे इस व्यवहार की माफी नहीं मिल सकती। जाओ, सर कड़क आवाज में बोले। अभी वे दोनों पीछे जाकर खड़े ही हुए थे कि स्कूल का माली 2 गुलदस्ते लेकर आ गया। सर एक गुलदस्ते को क्लास को दिखाकर बोले, ये क्या है बच्चों? चकित से बच्चे बोले, सर फूलों का गुलदस्ता। सही, किस फूल का गुलदस्ता है ये? सर गेंदे के फूलों का, बच्चों का जवाब था। सुंदर है ना? जी सर, सुंदर है। फिर से कक्षा बच्चों की आवाज से गूंज उठी। अच्छा, अब ये बताओ। सर के हाथ में दूसरा गुलदस्ता था। सर ये भी तो फूलों का गुलदस्ता है, बच्चे चिल्लाए। अब उन्हें मजा आ रहा था। किस फूल का गुलदस्ता है ये? सर फिर से पूछ रहे थे। इसमें तो कई तरह के फूल हैं सर, मोहित बोला। बिल्कुल सही मोहित। अब तुम लोग बताओ, इन दोनों गुलदस्ते में से कौन सा ज्यादा सुंदर है? सर अब दोनों गुलदस्तों को एक साथ उठाए हुए थे। मिले जुले फूलों वाला सर, रोली बोली। हाँ सर, मिले जुले फूलों वाला, मोहन बोला। और बाकी बच्चों, आपको क्या लगता है? सर ने फिर से पूछा। सर यही मिले जुले फूलों वाला ज्यादा अच्छा है, वो बहुत सुंदर लग रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सब। सर ने थोड़ा ठहरकर सब पर निगाह डाली और बोले, जैसे ये अलग अलग सतरंगे फूल मिल करके
हम इन फूलों के इस गुलदस्ते की सुंदरता को बढ़ा रहे हैं, वैसे ही हम और आप अपने अपने गुणों से इस दुनिया को सुंदर बनाते हैं। हम सब में कुछ गुण होते हैं और कुछ कमियां भी होती हैं। अपनी इन कमियों और खूबियों के साथ हम संपूर्ण होते हैं, और इसलिए हमें अपने साथियों की कमियों को नजरअंदाज करके और उनकी खूबियों की ओर ही देखना चाहिए। आपका ये साथी प्रकाश अपने पुराने स्कूल का टॉपर है। उसके गुणों की ओर देखिए। अपनी शारीरिक कमी पर विजय पाकर ये स्कूल का टॉपर बना है। हम सबको तो प्रकाश से प्रेरणा लेनी चाहिए। जी सर, कुछ सर ऊपरे। कक्षा में पीछे से एक हाथ ऊपर उठा। हाँ इला, आप कुछ पूछना चाहती हैं? सर ने पूछा। इला खड़े होकर बोली, सर हमारे स्कूल में कक्षा 8 में विवेक भैया हैं। उन्हें चलने में दिक्कत है, पर बहुत अच्छा गाते हैं। बिल्कुल सही कहा इला। विवेक को पोलियो है, पर उसका गला बहुत सुरीला है। उसके बिना कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम अधूरा ही लगता है। कुछ ठहर कर सर बोले, तुम लोग जानते हो, पारुल नाम की एक टेनिस खिलाड़ी है, जो मूक और बधिर है। मतलब न वो बोल सुन सकती है न सुन सकती है, पर वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का गौरव बढ़ा रही है। वे हम सबकी हीरो हैं। उसी समय घंटी बज गई और सर क्लास के बाहर चले गए। उनके जाते ही तपन और योगेश जल्दी से प्रकाश के पास आए। सॉरी प्रकाश, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। हम तुमसे क्षमा मांगना चाहते हैं। तपन और योगेश कान पकड़कर बोले। प्रकाश जल्दी से खड़ा हो गया और मुस्कुराते हुए दोस्ती का हाथ उनकी ओर बढ़ा दिया। सबके चेहरे पर मुस्कान तैर उठी। गुरु की कही बात सबको समझ आ गई थी। तो दोस्तों, ये थी मेरी 3 कहानियाँ। आपके साथ एक कहानियों को साझा करना मेरे लिए एक सुंदर अनुभव था। इसके लिए मैं इस ग्रुप के प्रति आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, और आप सबको मेरी कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।